तो बच्चों, केवीएम साइंस स्कूल गोपाल सर ने ऑनलाइन क्लासों की शुरुआत कर रखी है। उसमें हिंदी है, मैथ है, केमिस्ट्री है, इन विषयों की क्लासें चल रही है। बाकी विषयों की क्लास शीघ्र ही चालू होने वाली है। तो आज हम इतिहास की भी शुरुआत करते हैं। कक्षा 12 में जो इतिहास का पाठ्यक्रम लगता है, आज से उसकी शुरुआत करते हैं। कक्षा 12 में जो इतिहास का पाठ्यक्रम है वो सिर्फ कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उनके लिए भी फायदेमंद है। जैसे पटवारी की परीक्षा है, पुलिस या रीट में जो ऐसे सब्जेक्ट जिसके बनता है उनके लिए भी ये पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण है। तो कक्षा 12 का जो इतिहास है उसमें 7 पाठ लगते हैं कुल। तो आज हम पहला पाठ उसकी शुरुआत करते हैं। पहला पाठ है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। वैभवपूर्ण अतीत, भारत का वैभवपूर्ण अतीत। अतीत का मतलब क्या होता है? भूतकाल, बीता हुआ समय। भारत का वैभवपूर्ण अतीत, वैभव ऐश्वर्य से संपन्न, धन दौलत से संपन्न, यानी समृद्धि से, खुशहाली से युक्त भारत का वैभवपूर्ण अतीत। हमें वो भारत का जो बीता समय है वो कैसा रहा उसके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। विष्णु पुराण में लिखा हुआ भी है। क्या लिखा हुआ है? कि सागर के उत्तर में और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश स्थित है, जो प्रदेश स्थित है वह भारतवर्ष है। भारतवर्ष है। सागर के उत्तर में और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश स्थित है वह भारतवर्ष है। और हम सब भारतवासी, हम सब भारतवासी इसकी संतति है, संतान। हम सब भारतवासी इसकी संतति है। ये बात किसमें लिखी हुई है? ये बात है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख है। इस बात का उल्लेख कौन से पुराण में है? विष्णु पुराण। इस पाठ में हम आगे पुराणों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो पुराण है ना, 18 पुराण, उसमें एक पुराण है विष्णु पुराण। उस पुराण में ये बात लिखी हुई है कि सागर के उत्तर में, हमें जाने कि हिंद महासागर, हिंद महासागर, ये जो भारत है उसके नीचे हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के उत्तर में, अब ये हिंद महासागर है, इसके ऊपर कौन सी दिशा होगी? उत्तर दिशा। हिंद महासागर के उत्तर में और ऊपर बर्फीला प्रदेश है। यहां से लेकर के और यहां तक पूरा क्या है? बर्फीला प्रदेश। ये सारा है बर्फीला प्रदेश है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं यहां से गुजरती है, यहां से लेकर के, और ये सारा कौन सा प्रदेश है? ये बर्फीला प्रदेश है। तो इस सारे प्रदेश, जो बर्फीला प्रदेश है, इसके दक्षिण में, अब ये हिमालय पर्वत हो गया, इसके नीचे की दिशा है वो क्या होगी? दक्षिण। ये सारा बर्फीला प्रदेश है जिसको हिमालय पर्वत श्रृंखला बोल सकते हैं। ये सारी श्रृंखला है, ये यहां तक। ये और हिंद महासागर, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। तो इसके बीच में जो प्रदेश स्थित है
उस प्रदेश का नाम क्या है? भारतवर्ष। उस प्रदेश का नाम भारतवर्ष है। ये इधर पाकिस्तान है, ये भी भारत में ही आता था। इधर ये वर्मा है, ये भी भारत में, यानी ये पूरा क्षेत्र भारतवर्ष है। तो ये बात किस पुराण में लिखी हुई है? विष्णु पुराण में, कि सागर के उत्तर में और बर्फीले प्रदेश के दक्षिण में जो प्रदेश स्थित है वह भारतवर्ष है, और हम सब भारतवासी इसकी संतति है, संतान है। तो ये प्रश्न बन गया कि ये बात किस पुराण में लिखी हुई है? तो ये बात किस पुराण में लिखी हुई है? विष्णु पुराण में। भारत का जो अधिकतर वातावरण है वो किस में आता है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय वातावरण के क्षेत्र में आता है। इस प्रदेश का यानी भारत का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंधीय वातावरण क्षेत्र में आता है। भारत का अधिकतर क्षेत्र है वो कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध। इस प्रकार एक शीतोष्ण कटिबंध है, इसी प्रकार ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत का विभवपूर्ण अतीत हमारा ये पाठ है, उसमें हम सबसे पहला बिंदु पढ़ते हैं भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो देखो हमारा पहला बिंदु है भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। भारतीय इतिहास की जानकारी, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत, या इसको ये भी बोल सकते हैं हम साक्ष्य या प्रमाण। स्रोत, साक्ष्य, प्रमाण क्या होता है? यानी इतिहासकार है वो अतीत की गतिविधियों, अतीत में मनुष्य ने जो क्रियाकलाप किए हैं उनकी जानकारी प्राप्त करने के लिए जिन साधनों का उपयोग करता है वे साधन क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं। देखो अतीत के गतिविधियों, अतीत के गतिविधियों के जानकारी प्राप्त करने के लिए, इतिहासकार जिन साधनों का उपयोग करता है वे साधन क्या कहलाते हैं? वे साधन साक्ष्य कहलाते हैं। साक्ष्य किसे कहते हैं? साक्ष्य, स्रोत, प्रमाण एक ही बात है। यानी अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार जिन साधनों का प्रयोग करता है, जिन साधनों को काम में लेता है वे साधन क्या कहलाते हैं? स्रोत कहलाते हैं, साक्ष्य या प्रमाण कहलाते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत यानी भारत का इतिहास जानने के लिए हमें कौन कौन से साधन काम में लेने, कौन कौन सी सामग्री पढ़नी है जिससे हमें भारत के इतिहास की जानकारी प्राप्त हो सके। तो ये स्रोत, साक्ष्य या प्रमाण के अतीत की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहासकार जिन साधनों का उपयोग करता है वे साधन क्या कहलाते हैं? साक्ष्य, स्रोत या प्रमाण कहलाते हैं। वस्तुतः इतिहास के अंतर्गत मनुष्य ने जो कुछ क्रियाकलाप किया है वो सारा ही आता है। यानी अतीत का संपूर्ण क्रियाकलाप ही किसमें आता है? इतिहास में। इतिहास में मनुष्य के द्वारा किए हुए प्रत्येक कार्य, चाहे वो कौन सा क्षेत्र होता है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, सभी क्षेत्र इसमें
आते हैं। तो हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत है, उन स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया, दो भागों में बांटा गया। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। एक है साहित्यिक स्रोत, साहित्य के स्रोत, और दूसरा है पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत। पुरातात्विक या पुरालेखीय स्रोत। भारतीय इतिहास को जानने के लिए स्रोत है वो कितने भागों में बांटे गए? दो भागों में। एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा क्या है? पुरातात्विक स्रोत, या पुरातात्विक का दूसरा पुरालेखीय स्रोत। पुरालेखीय स्रोत, पुरातात्विक स्रोत या पुरालेखीय स्रोत। अब देखो साहित्यिक स्रोत कौन कौन से? साहित्यिक स्रोतों को भी तीन भागों में बांटा गया। साहित्यिक स्रोत के भी कितने भाग है? तीन भाग। एक है ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, सॉरी, एक है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और दूसरा है धर्मेतर साहित्य। पहला धार्मिक साहित्य और दूसरा है धर्मेतर साहित्य, और तीसरा है वंशावलिया, वंशावलिया। तो ये साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। देखो स्पष्ट रूप से इनको इस प्रकार देखो। देखो भारतीय इतिहास की जानकारी की जो प्रमुख स्रोत है उनको दो भागों में बांटा गया। एक साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत है उसके तीन भाग है। पहला है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में क्या आता है? ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, और जैन साहित्य, जैन साहित्य। ये किस में आता है? ये धार्मिक साहित्य में आता है। दूसरा है धर्मेतर साहित्य, धर्मेतर साहित्य। देखो धर्मेतर साहित्य जैसे धार्मिक साहित्य और धर्म के अलावा, धर्म प्लस इतर, इतर का मतलब दूसरा, धर्म के अलावा जो साहित्य लिखा गया उसको क्या बोलते हैं? धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य में एक तो आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। क्या आता है इसमें? ऐतिहासिक ग्रंथ आता है। फिर इसमें आता है विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, साहित्यिक
ग्रंथ। फिर इसमें आता है क्षेत्रीय साहित्य, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण, विदेशी विवरण। ये क्या है? ये धर्मेतर साहित्य। और तीसरा है वंशावलियां, वंशावलियां। राजा महाराजाओं के दरबार में बहुत से जो चारण, भाट, जग्गा, राव ये रहते थे ना, ये लिखते वंशावलियां। तो ये साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत के कितने भाग है? 3 भाग है। साहित्यिक स्रोत है उसके 3 भाग है। धार्मिक साहित्य, जिसमें ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। हमारा जो वैदिक धर्म है ब्राह्मण साहित्य, उसमें जो साहित्य लिखा गया वो ब्राह्मण। भारत में बौद्ध धर्म पनपा, विकसित हुआ। बौद्ध धर्म का जो साहित्य है बौद्ध साहित्य। इसी प्रकार जैन साहित्य, धर्मेतर साहित्य, धर्म के अलावा जो साहित्य रचा गया उसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, इतिहास से जुड़े हुए बहुत से ग्रंथ है, विशुद्ध साहित्य ग्रंथ है, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी विवरण। समय समय पर भारत में बहुत से विदेशी यात्री आए, उन्होंने अपनी यात्राओं का विवरण लिखा। उस विवरण में विदेशी विवरण, विदेशी साहित्य और वंशावलियां, ये साहित्यिक स्रोत में, ये किस में आता है? साहित्यिक स्रोत में। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत या पुरालेख्य स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में एक तो आता है उत्खनन, उत्खनन से प्राप्त अवशेष, उत्खनन से प्राप्त अवशेष। समय समय पर जगह जगह खुदाई की गई, उन खुदाई में जो अवशेष मिले वो भी भारतीय इतिहास की जानकारी में महत्वपूर्ण साधन बने। तो उत्खनन से प्राप्त अवशेष। इसी प्रकार अभिलेख, राजा महाराजाओं ने अपने वो अभिलेख लिखवाए, किसी ने शिलाओं पर, किसी ने गुफाओं में, ताम्र पत्रों पर, स्तंभों पर। तो ये अभिलेख, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, तो ये अभिलेख भी भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत है। इसी प्रकार सिक्के व मुहरे, सिक्के व मुहरे, ये सिक्के व मुहरे और स्मारक व भवन, स्मारक व भवन। और 5 नंबर है मूर्तियां, शैल चित्रकला, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियां, व अन्य कलाकृतियां। ये सारा पुरातात्विक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के व मुहरे, स्मारक व भवन, मूर्तियां, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियां। इन सभी स्रोतों के आधार पर हम भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करेंगे। क्योंकि इतिहासकार है, उसका मूल मंत्र क्या है? इतिहासकार का मूल मंत्र देखो, इतिहासकार का मूल मंत्र, उसका मूल मंत्र क्या है? कि नामूलम, नामूलम लिख्यते किंचित, नामूलम लिख्यते किंचित। इतिहासकार का ये मूल मंत्र है
इतिहासकार का ये मूल मंत्र रहा है कि ना मूलम लिख्यते किंचित। क्या कह रहा है ये कि बिना मूल के, ये कह रहे हैं कि बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए, कुछ नहीं लिखना चाहिए। ये क्या कह रहा है, इतिहासकार का मूल मंत्र है कि ना मूलम लिख्यते किंचित। ना मूलम लिख्यते किंचित का अर्थ क्या हो गया कि बिना मूल के या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। हम जब, इतिहासकार कह रहा है कि हम जब कुछ से लिखते हैं तो हमारे पास उसके स्रोत, साक्ष्य, सामग्री स्पष्ट करने के लिए प्रमाण होने चाहिए, उसी के आधार पर हमें लिखना है। बिना मूल या आधार के कुछ नहीं लिखना चाहिए। तो भारतीय इतिहास की जानकारी की जो स्रोत है, साधन है, वो ये, इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को फिर तीन भागों में बांट दिया है: धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य, वंशावलियां। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य है, जिसमें हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। वेद है, पुराण है, उपनिषद है, आरण्यक है, जितना भी है, स्मृतियां है, वेदांग है, सब ब्राह्मण साहित्य में आता है। बौद्ध साहित्य में जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए, त्रिपिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और जैन साहित्य में जो आगम साहित्य है। धर्मेतर साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ है, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ है, क्षेत्रीय ग्रंथ है और विदेशी विवरण है। ये सारा धर्मेतर साहित्य में जितने भी है, वो चाहे बाण भट्ट की रचना हो, चाहे वो किसी हेनसांग, आयान, विदेशी यात्री का विवरण हो, और वंशावलियां, ये साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है, वो अभिलेख, चाहे अशोक का अभिलेख हो, सिक्के व मुहरे, स्मारक व भवन, मूर्तियां, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियां। तो ये सारा भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत है। तो ये स्रोत है, इनकी हमें विस्तृत रूप से जानकारी करनी है। तो आज तो इतना ही, कल हम इनकी विस्तृत रूप से जानकारी करेंगे।